डेमोक्रेटिक सेटअप के अंडर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक तो है प्रेसिडेंट, जो कि होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि होता है रियल एग्जीक्यूटिव या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ एक सेट ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं और ये सब मिलकर सरकार चलाते हैं। ये जो सेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं एक गवर्नमेंट में, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर भी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं। इस वीडियो में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, जैसे कि पावर्स, अपॉइंटमेंट, ओथ एक्सेट्रा। इनमें से सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर्स अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, इसका जवाब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में, जिसके अकॉर्डिंग इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो लोग मिनिस्टर्स की पोजीशन के लिए चुने जाते हैं वो यूजुअली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक हाउस के मेंबर्स होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि ऐसे पर्सन को जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, इसे मिनिस्टर बनने के विद इन 6 मंथ्स में किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर कोई मिनिस्टर कॉन्सिक्वेंटली 6 महीने तक किसी भी एक हाउस का मेंबर नहीं है, तो फिर वो मिनिस्टर की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वन मोर थिंग इज, जो दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, ये या तो इलेक्टेड होते हैं या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होकर आते हैं। नाउ मिनिस्टर्स की पोजीशन पर अपॉइंट होने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंबर को इलेक्ट होना पड़ेगा या फिर नॉमिनेटेड होना पड़ेगा। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के किसी एक हाउस के मेंबर्स होते हैं, या तो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के। लेकिन एज अ मिनिस्टर इस पर्सन के पास राइट है दोनों में से किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का और उसमें बोलने का। जैसे कि एक मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर है, इसको एज अ मिनिस्टर राइट है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का और राज्यसभा में बोलने का। लेकिन जहां तक वोटिंग की बात है तो मिनिस्टर सिर्फ अपने ही हाउस में वोट दे सकता है। सो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। एक पर्सन को मिनिस्टर बनने से पहले प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दी जाती है। ये ओथ 2 तरह की होती हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस के अंडर टोटल 4 चीजें आती हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ और एलिजेंस शो करना। दूसरा है इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड रखना। तीसरा है कि एज अ मिनिस्टर जो ड्यूटीज होंगी उन ड्यूटीज को फेथफुली डिस्चार्ज करना। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग चलते हुए सभी के साथ सही और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। और जहां तक ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात है तो इसमें मिनिस्टर्स ये ओथ लेते हैं कि वो किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने वर्क या फिर ऑफिस से रिलेटेड मैटर्स को शेयर या कम्युनिकेट नहीं करेंगे unless it is required to perform his or her duties as a minister. So ये थी 2 तरह की ओथ्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट है सैलरीज एंड अलाउंसेस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होती हैं ये डिसाइड करी जाती हैं बाय द पार्लियामेंट। और एक मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है दैट इज पेएबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सैलरी के अलावा एक मिनिस्टर को कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जिनमें आते हैं सम्पटुअरी अलाउंस, accommodation allowance, traveling allowance, medical facilities, etc. Now let's see the composition of the Council of Ministers. Indian political setup में जो Council of Ministers है, इसमें mainly 3 तरह के ministers आते हैं: Cabinet Ministers, Minister of State और Deputy Ministers. Cabinet Ministers important ministries को head करते हैं, जैसे कि Defense, Finance, Home और External Affairs Ministry. और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स एक रिलेटिवली स्मॉलर बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कैबिनेट बोलते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन कैबिनेट नाम की बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ही आते हैं जो कि होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, ये मिनिस्टर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है ये कैबिनेट के द्वारा ही करी जाती है। सो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलकर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। ये मिनिस्टर्स या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंटली मिनिस्ट्रीज ना देकर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाए।
यानी कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट के तौर पर एक मिनिस्ट्री में काम करें। इस केस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उस मिनिस्ट्री में किसी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जा सकता है या फिर कोई और स्पेसिफिक वर्क अलॉट किया जा सकता है बाय द कैबिनेट मिनिस्टर जो कि उस मिनिस्ट्री को लीड कर रहा है। लेकिन इन बोथ दीज केसेस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को कैबिनेट मिनिस्टर की सुपरविजन या गाइडेंस में रहकर ही काम करना पड़ेगा। ऑल्दो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते एंड देयरफॉर ये कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड नहीं करते, लेकिन कई बार रेलेवेंट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। जहां तक डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात है तो ये पोस्ट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। दिस इज अनलाइक द पोस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, क्योंकि ये दोनों पोस्ट तो एग्जिस्ट करती ही है, लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर्स की पोस्ट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। सेकेंडली, अगर डेप्यूटी मिनिस्टर्स की पोस्ट बनाई जाती है तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स किसी भी मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंटली चार्ज या फिर लीड नहीं करते, यानी कि इनके अंडर कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। कैबिनेट मिनिस्टर्स तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को इंडिपेंडेंटली लीड करते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर्स बिल्कुल ही किसी भी मिनिस्ट्री को चार्ज नहीं करते। डेप्यूटी मिनिस्टर्स किसी कैबिनेट मिनिस्टर या फिर किसी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के अंडर काम करते हैं। अब इन तीनों तरह के मिनिस्टर्स के अलावा एक और तरह की पोस्ट भी है जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं होते। इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि बाकी तरह के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के अंडर कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। मिनिस्ट्री छोड़ो, किसी मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट तक नहीं होता। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बाकी मिनिस्टर्स के साथ अटैच्ड होते हैं और इनका काम होता है कि जिन मिनिस्ट्रीज के साथ ये अटैच्ड है उनकी जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज है उसमें इनको असिस्ट करें। सो ये थे टाइप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि इंडियन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हमें देखने को मिलते हैं और इन सभी मिनिस्टर्स को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ये एक रिलेटिवली बड़ी बॉडी होती है। इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं कैबिनेट नाम की बॉडी एक रिलेटिवली छोटी बॉडी होती है और इसमें हमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही देखने को मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम ये भी कह सकते हैं कि कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ मेंबर्स जिनके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोजीशन है ये मिलकर कैबिनेट बनाते हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ बॉडी मीट नहीं करती। ये बॉडी एक जगह पर मिलकर बैठकर डिस्कशंस नहीं करती और डिसीजंस नहीं लेती। लेकिन कैबिनेट एज अ बॉडी मिलती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर नेसेसरी डिस्कशंस करती है और डिसीजंस लेती है, और ये कैबिनेट यूजुअली वंस अ वीक मिलती है। थर्ड इज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी भी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करती और वहीं कैबिनेट एज अ बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर सभी डिसीजंस लेती है, और ये जो डिसीजंस हैं कैबिनेट के ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड फॉर दिस रीजन कैबिनेट इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड कैबिनेट का ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 352 में कैबिनेट को मेंशन किया गया। एज ऑफ नाउ आर्टिकल 352 सिर्फ कैबिनेट को डिफाइन करता है, लेकिन कैबिनेट की पावर्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब नहीं करता। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कैबिनेट इज अ काउंसिल consisting of Prime Minister and other ministers of cabinet rank which are appointed under Article 75 of the Constitution. So ये है डेफिनेशन कैबिनेट की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करी गई थी इन आर्टिकल 352 थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसके फंक्शंस कैबिनेट के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स हैं इनके क्या टास्क होंगे, क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे, ये सब कैबिनेट के थ्रू डिसाइड होता है, और जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के दीज आर बाइंडिंग ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जहां तक कैबिनेट के फंक्शंस और पावर्स की बात है तो ये डिटरमाइन होते हैं थ्रू कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि टाइम के साथ ब्रिटेन में डेवलप हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस इज साइज। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसमें कितने मेंबर्स या मिनिस्टर्स होंगे इसकी लिमिट पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज पर एक लिमिट लगाई गई जो कि थी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब जितने लोकसभा पे मेंबर्स हैं उसका 15% जितना होता है दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड एज फार एज कैबिनेट इज कंसर्न्ड
ऐसी कोई अपर लिमिट मेंशन नहीं है कहीं पर कि कैबिनेट में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं सिर्फ उन्हीं के पास कैबिनेट मिनिस्टर्स का रैंक होता है और वो ही कैबिनेट के मेंबर्स बनते हैं। सो मोस्टली कैबिनेट का साइज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एज अ बॉडी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लोकसभा, लेकिन कैबिनेट की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स द लोकसभा और द पार्लियामेंट। लेकिन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि टुवर्ड्स द लोकसभा है, इसे एनफोर्स करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है और कैसे कैबिनेट इसे एनफोर्स करती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, दिस इज द प्राइमरी फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वो मेन फीचर है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इट्स वर्क, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगी एंड नॉट राज्यसभा। एंड दिस इज बिकॉज लोकसभा इज द हाउस जो कि कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वाइल राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इट्स वर्क। अब यहाँ एक बात याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दोनों लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ बॉडी सिर्फ लोकसभा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। So Council of Ministers collectively as a body will be responsible for its acts towards the Lok Sabha. यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लोकसभा का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। जब तक लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम करता रहेगा। लेकिन द मोमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट लूज कर देता है, तब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलता है कि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मेजॉरिटी सपोर्ट लूज कर दिया है? ये पता चलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। ये मोशन अगर लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा पास होता है तो फिर ये शो करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय कर रही थी लोकसभा में, वो अब नहीं रहा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये या तो किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट पास किया जा सकता है या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। इन ईदर ऑफ द केसेस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मेंबर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स द लोकसभा। या तो सभी एक साथ हैं या फिर कोई भी नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कलेक्टिव वर्ड एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी मिनिस्टर्स एक टीम की तरह काम करते हैं और जो भी डिसीजंस और पॉलिसीज होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उनको सभी मिनिस्टर्स सपोर्ट करते हैं। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ये पॉलिसीज या डिसीजंस पर डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तब मिनिस्टर्स अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन वंस अ डिसीजन इज टेकन और अ पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड और अ लेजिस्लेशन इज इंट्रोड्यूस्ड, तब सभी मिनिस्टर्स को इसे सपोर्ट करना होता है, भले ही उनके इंडिविजुअल व्यूज इसके फेवर में ना हो। अगर कोई मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के डिसीजंस से एग्री नहीं करता और उसे डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो फिर उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एज अ मिनिस्टर रिजाइन किया था, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल 1953 के फेवर में नहीं थे और उसे सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। यहाँ मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में ये मेंशन्ड है कि मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मिनिस्टर इवन व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय सपोर्ट इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते, बट प्रेसिडेंट किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को किसी मिनिस्टर को डिसमिस करने की एडवाइस दी है। So, although ministers enjoy their position only on the pleasure of the president can remove ministers only on recommendation of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं एक मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर डिससैटिस्फाइड हो उस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को लेकर, या फिर उस मिनिस्टर के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, या फिर फॉर सम अदर रीजन प्राइम मिनिस्टर को ये लगे कि ये पर्सन मिनिस्टर की पोजीशन पर सुटेबल नहीं है। सो इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर एंश्योर्स कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स हैं
ये सब कैबिनेट के डिसीजंस, लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं और एक डिजायर्ड वे में परफॉर्म करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके ऐसे मिनिस्टर्स को रिमूव करवा सकते हैं। एंड इन दिस मैनर प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इंश्योर्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपहेल्ड। सो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लोकसभा और साथ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की ब्रिटेन के केस में होती है लेकिन इंडिया के केस में नहीं होती। ब्रिटेन में पार्लियामेंट के थ्रू जितने भी एक्ट्स पास होते हैं उन पर ब्रिटेन के किंग के साइन होते हैं, जिसके थ्रू इन एक्ट्स को किंग का अप्रूवल मिलता है। लेकिन किंग के साइन के अलावा इंडिविजुअल मिनिस्टर्स भी इन एक्ट्स पर साइन करते हैं। अगर ये एक्ट्स किसी लॉ को वायलेट करते हैं तो फिर जिस मिनिस्टर ने इस पर साइन किया है वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा एंड नॉट द किंग। सो कुछ इस तरह से मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ब्रिटेन के केस में, लेकिन ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की इंडिया में नहीं होती। इंडिया के केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ मिनिस्टर टू काउंटर साइन एन एक्ट। अनदर थिंग इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चलना होता है अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि इंडिया का कोई भी कोर्ट ये इंक्वायर नहीं कर सकता कि मिनिस्टर्स के द्वारा क्या एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को, यानी कि उस एडवाइस का नेचर क्या था। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिनिस्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट। अब एक बार ब्रीफली देख लेते हैं रोल ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेती है और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इसके डिसीजन से एग्री करना पड़ता है। एंड फॉर दिस रीजन कैबिनेट को सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बोला जाता है। कैबिनेट सभी लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉरेन रिलेशंस के मैटर्स के डिसीजंस लेती है। कैबिनेट सभी हायर लेवल की अपॉइंटमेंट्स से रिगार्डिंग भी डिसीजंस लेती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करती है वो एडवाइस एक्चुअली कैबिनेट की तरफ से दी जाती है। सो कैबिनेट प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस भी करती है फॉर डिस्चार्जिंग ड्यूटीज एज प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम इट कैबिनेट इज कंसिडर्ड एज द चीफ क्राइसिस मैनेजर, जहां कैबिनेट सभी इमरजेंसी सिचुएशंस से डील करती है। दीज वर फ्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट बॉडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के अलावा एक और तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी भी एट टाइम्स एग्जिस्ट करती है जिससे बोलते हैं किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट से भी छोटी बॉडी होती है। इस बॉडी में प्राइम मिनिस्टर के अलावा थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन पर प्राइम मिनिस्टर का पूरी तरह से ट्रस्ट होता है और प्राइम मिनिस्टर इन लोगों के साथ वर्क से रिलेटेड कोई भी मैटर या इशू शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोगों में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं या फिर आउटसाइडर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये लोग भी किचन कैबिनेट के मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स। और ये जो किचन कैबिनेट है ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ये किचन कैबिनेट नाम की बॉडी एक तरह का इनर सर्कल होता है प्राइम मिनिस्टर का, और ये ऑलमोस्ट सभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने एस्टैब्लिश करी हुई है, इवन व्हेन ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो किचन कैबिनेट इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एन इनफॉर्मल बॉडी जो कि रियल सेंटर ऑफ पावर है। लेकिन जब हमारे पास कैबिनेट है तो फिर किचन कैबिनेट की जरूरत क्या है? क्योंकि इस बॉडी में प्राइम मिनिस्टर के सबसे ट्रस्टेड लोग हैं और ये कैबिनेट से भी छोटी बॉडी है, इसलिए किचन कैबिनेट का सिस्टम प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करता है सीक्रेसी मेंटेन करने में। Also, because of the small size, this body can meet more often and can also take quicker decisions. So, kitchen cabinet is much more efficient than the institution of cabinet. किचन कैबिनेट के दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो ये कि किचन कैबिनेट के होने से कैबिनेट की अथॉरिटी और उसका जो एक स्टेटस है एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ये डाइल्यूट होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, ड्यू टू किचन कैबिनेट ऐसे आउटसाइडर्स जो कि कॉमन पब्लिक की तरफ से इलेक्ट होके नहीं आए हैं, जो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे लोग हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनेंगे। ये किचन कैबिनेट का सिस्टम हमें इंडिया, यूएसए और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है। सो ये था टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।